जय भीम दोस्तों। इतिहास कुछ लोगों को उनके शब्दों से पहचानता है और कुछ को उनके मौन से। डॉ भीमराव अंबेडकर ऐसे ही व्यक्तित्व थे जिनके न बोले गए शब्द भी क्रांति थे। जब वे मंच पर खड़े होते तो अधिकार बोलते, कानून बोलता और समानता की आवाज गूंजती। लेकिन उनके भीतर एक ऐसी कहानी थी जो कभी किसी सभा, किसी मंच या किसी भाषण का हिस्सा नहीं बनी। बचपन से ही भीमराव ने यह सीख लिया था कि इस देश में कुछ सवाल पूछे नहीं जाते, कुछ दर्द बताए नहीं जाते और कुछ सच चुपचाप सह लिए जाते हैं। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया गया, पानी पीने के लिए दूसरों का इंतजार कराया गया और बिना किसी गलती के सजा दी गई। यह सब सहते हुए भी उन्होंने कभी मंच से यह नहीं कहा कि यह सब उन्हें कितना तोड़ता गया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अगर वे अपना दर्द रोकर बताएंगे तो समाज उसे कमजोरी समझेगा। इसलिए उन्होंने चुप रहकर मजबूत बनने का रास्ता चुना। समय बीतता गया और वही बच्चा ज्ञान की तलाश में विदेश पहुंचा, जहां उसकी काबिलियत को सराहा गया, उसकी बुद्धि को सम्मान मिला। लेकिन वहां भी उसके मन में एक खालीपन रहा, क्योंकि सम्मान मिलने के बावजूद उसका दिल उस देश के लिए धड़कता रहा जिसने उसे अपमान दिया था। उन्होंने यह भी कभी मंच से नहीं कहा कि विदेश की धरती पर उन्हें इंसान समझा गया और अपने ही देश में नहीं, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि तुलना का जहर लोगों के दिमाग में जाए। उनका उद्देश्य शिकायत करना नहीं, व्यवस्था बदलना था। भारत लौटने पर उनकी राह और कठिन हो गई। उनकी डिग्रियों पर शक किया गया, उनके विचारों को खतरनाक बताया गया और उन्हें विदेशी सोच वाला कहकर किनारे लगाने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने कभी मंच से यह नहीं कहा कि उन्हें अपने ही देश में अजनबी बना दिया गया। उन्होंने बस किताबें खोली, कानून पढ़ा और यह ठान लिया कि वे ऐसा रास्ता बनाएंगे जिस पर चलकर आने वाली पीढ़ियों को वह अपमान न सहना पड़े जो उन्होंने सहा। राजनीति में जब वे उतरे तो उनके शब्दों में आग थी, लेकिन दिल में संयम था। वे जानते थे कि क्रांति शोर से नहीं बल्कि धैर्य से टिकती है। कई बार उनके प्रस्तावों को जानबूझकर दबा दिया गया और कई बार उनके साथ खड़े होने का दावा करने वाले लोग ही पीछे हट गए। लेकिन उन्होंने अपना निजी दर्द सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर अंबेडकर का मन टूट गया तो उन करोड़ों लोगों की उम्मीद भी टूट जाएगी जिनके लिए वे लड़ रहे थे। संविधान सभा का समय उनके जीवन का सबसे कठिन दौर बन गया था। दिन और रात का फर्क मिटने लगा था। जिम्मेदारी का बोझ इतना भारी था कि शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा, लेकिन मन अब भी अडिग था। वे जानते थे कि यह सिर्फ कागजों पर लिखी जाने वाली किताब नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की किस्मत है। रात देर तक वे संविधान के पन्नों पर झुके रहते थे। आंखों में जलन होती थी, हाथ कांपते थे और दवाइयों की गोलियां मेज पर पड़ी रहती थीं। लेकिन उन्होंने कभी मंच से यह नहीं कहा कि वे थक चुके हैं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि यह काम उनसे बड़ा है। हर अनुच्छेद लिखते समय उनके सामने बचपन की वही तस्वीर आ जाती थी। एक बच्चा जो स्कूल में अलग बैठाया गया था, एक मजदूर जो मंदिर के बाहर रोका गया था और एक स्त्री जिसे बराबरी का अधिकार नहीं मिला था। यही चेहरे उन्हें लिखने की ताकत देते थे। संविधान सभा के भीतर कई बार उनके विचारों को जानबूझकर टाल दिया गया, कई बार उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना किया गया और कई बार यह महसूस कराया गया कि वे अकेले हैं। लेकिन उन्होंने कभी मंच से यह नहीं कहा कि उन्हें भीतर से तोड़ा जा रहा है। कुछ लोग जिन पर उन्होंने भरोसा किया था वही लोग समय के साथ दूर होते गए। उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया और उनके नाम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया गया। लेकिन उन्होंने कभी मंच से यह नहीं कहा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। वे जानते थे कि अगर उनका व्यक्तिगत दुख सामने आया तो मुद्दा भटक जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने आंसुओं को संविधान की धाराओं में बदल दिया और अपने अपमान को कानून की भाषा में ढाल दिया। राजनीति के मैदान में रहते हुए भी उन्होंने संयम नहीं छोड़ा। उन्हें कई बार उकसाया गया, कई बार अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा को मर्यादा में रखा, क्योंकि वे जानते थे कि शब्दों की मर्यादा ही आंदोलन की ताकत होती है। वे यह भी जानते थे कि आने वाला समय उनके विचारों को चुनौती देगा, उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन उन्होंने कभी मंच से यह नहीं कहा कि उन्हें डर लगता है। उन्होंने बस इतना कहा कि संविधान को मजबूत रहना चाहिए।
जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया तो समाज ने उसे राजनीति कहा, किसी ने इसे रणनीति बताया और किसी ने सत्ता से जोड़कर देखा, लेकिन किसी ने यह नहीं समझा कि यह फैसला वर्षों की पीड़ा और अपमान के बाद लिया गया एक मौन विद्रोह था। उन्होंने कभी मंच से यह नहीं कहा कि जिस धर्म में उनका जन्म हुआ वहाँ उन्हें बराबरी नहीं मिली। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि उन्हें जीवन भर इंसान से पहले जाति में बांधकर देखा गया। उन्होंने बस इतना कहा कि वे ऐसा मार्ग चुनते हैं जो मनुष्य को मनुष्य समझे। नागपुर की धरती पर जब उन्होंने दीक्षा ली तो उनके चेहरे पर कोई आक्रोश नहीं था, वहाँ भी वही शांति थी जो वर्षों के संघर्ष के बाद आई थी। वह शांति जो टूटकर नहीं बल्कि सहकर बनती है। जीवन के अंतिम वर्षों में उनका शरीर उनका साथ छोड़ने लगा था, बीमारी बढ़ती गई, कमजोरी आती गई, लेकिन उनका मन अब भी देश के भविष्य के सवालों में उलझा रहा। वे जानते थे कि उनके बाद उनके शब्दों को तोड़ा जाएगा और उनके विचारों को गलत समझा जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी मंच से यह नहीं कहा कि उन्हें डर लगता है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वे अकेले हैं। वे बस लिखते रहे, सोचते रहे और आने वाले समय के लिए रास्ते बनाते रहे। उनके कमरे में किताबें थीं, कागज थे और एक अधूरा सपना था। डॉ. अंबेडकर ने कभी मंच से यह नहीं कहा कि वे भी इंसान थे, उन्हें भी दर्द होता था, उन्हें भी अकेलापन सताता था और उन्हें भी कभी कभी टूट जाने का मन करता था, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि वे ऐसा भारत चाहते हैं जहां किसी बच्चे को पानी पीने के लिए किसी और का इंतजार न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि जहां किसी इंसान को जन्म के कारण नीचा न समझा जाए, जहां कानून ताकतवर का नहीं बल्कि कमजोर का कवच बने और जहां संविधान सिर्फ किताब नहीं बल्कि जीवन का सहारा हो। आज जब हम डॉ. अंबेडकर को याद करते हैं तो हमें सिर्फ उनके भाषण नहीं, उनकी वह चुप्पी भी याद रखनी चाहिए जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया, क्योंकि कई बार इतिहास शब्दों से नहीं बल्कि सहन शक्ति से लिखा जाता है। अगर डॉ. अंबेडकर की यह अनकही कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे समानता पर विश्वास है। जय भीम, जय संविधान।